एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात मुद्दे की करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है। कुछ महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था और इसके बाद किशोर ने विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। माना जा रहा है कि मंगलवार दोपहर चली लगभग 2 घंटे की इस बैठक में पंजाब चुनाव पर चर्चा हुई और इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी को लखनऊ जाना था, लेकिन उनका लखनऊ का दौरा 2 दिन के लिए टल गया। सूत्रों की माने तो पंजाब को लेकर पार्टी में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे। प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति भी तैयार करते हैं। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे। यह उनकी रणनीति का ही नतीजा था कि टीएमसी को 213 सीटें मिली, वहीं बीजेपी को 77 सीटों पर सिमटना पड़ा। जबकि ज्यादातर चुनावी विश्लेषक बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर बता रहे थे और यह भविष्यवाणी की गई थी। प्रशांत किशोर ने चुनाव पूर्व कहा था कि अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें आई तो वो अपना काम छोड़ देंगे। इससे पहले वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। प्रशांत किशोर को रणनीतिक कामयाबी को देखते हुए शरद पवार चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें। तब ये कहा जा रहा था कि 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी है। बता दें कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस की ओर से और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। और अब जिस तरीके से उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव जो मिशन 2022 है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको लेकर तमाम रणनीति बनाई गई है। क्योंकि इससे पहले प्रशांत किशोर हाल ही में उनको पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया गया है और उनके लिए चुनाव रणनीति भी तैयार करते हैं। और इसी बीच अब उन्होंने तमाम अधिकारियों विधायकों से भी बैठक की थी प्रशांत किशोर ने, और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिले हैं। यानी कि तमाम विधायकों से, अधिकारियों से उनकी मन की बात लेकर और कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके मन की बात लेकर सीधे राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि मिशन 2022 को सीधे साधने का प्रयास यहां पर कांग्रेस कर रही है और फ्रंट फुट पर कांग्रेस चल रही है। सीधे आगे आकर कांग्रेस ये तमाम ऐलान कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर के चर्चे हमेशा रहते हैं, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार है वो। किस तरीके से चुनावों में रणनीति बनाई जानी चाहिए और कैसे जीत हासिल होगी, इसको लेकर प्रशांत किशोर लगातार फ्रंट फुट पर खेलते हैं। और आगामी विधानसभा चुनावों का भी उन्होंने रणनीति कांग्रेस के लिए तैयार कर ली होगी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, हाल ही में जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए थे, इसी साल शुरुआत में जो चुनाव हुए, उसमें भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि जो जीत है टीएमसी की वो सीधे सीधे प्रशांत किशोर के मुद्दे पर ही मिली है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने ही टीएमसी के लिए रणनीति बनाई थी और यही वजह थी कि टीएमसी को उनकी रणनीति के ही नतीजे से 213 सीटें मिली थी और बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। हालांकि तमाम भविष्यवाणियां जो थी उसमें यह था कि बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर है और बराबर की सीटें आ सकती है। कई ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो भी पार्टी हारती है उसके जो अंक होंगे, वोट होंगे, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन इतने बड़े अंतर से अगर टीएमसी जीती तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का ही इसमें हाथ था, उनकी चुनावी रणनीति का ही ये तमाम नतीजा था। और अब वही रणनीतिकार राहुल गांधी से कल मिले हैं। करीब 2 घंटे तक उनकी बैठक चली है। एक नेशनल लीडर हैं, उनसे लोग कई तरीके के लोग मिलते हैं और अपनी बात करते हैं। वो भी कई अलग अलग लोगों से भी इनपुट लेते होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर यहाँ आए तो वो पंजाब के विषय में नेगोशिएट करने के लिए आए या पंजाब के विषय में बात करने के लिए आए। पंजाब के विषय में जो भी बात करेगा लीडरशिप से, वो एक हरीश रावत नाम का व्यक्ति करेगा, जिससे एज लॉन्ग एज आई एम जनरल सेक्रेटरी। तो पंजाब को लेकर कोई बात नहीं नॉट टू बी वरीड अबाउट। सर, पंजाब को क्यों आए थे सर? पीके पीके क्यों आए थे? 2 घंटे मुलाकात चली और मीटिंग में कौन कौन थे? पीके की मीटिंग में कौन कौन थे? आपने मुझसे इतना कठिन सवाल कर दिया
इसका उत्तर ढूंढना मुझको अपने 55 साल के राजनीतिक जीवन में बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। अब राहुल गांधी जी से वो नेशनल लीडर हैं इस समय, बल्कि ये कहूँ मैं कि एकमात्र ऐसे अपोजिशन के लीडर हैं जो गवर्नमेंट की आंखों में आंख डाल करके उनसे बात कर रहे हैं, जनता के सवालों को उठा रहे हैं। और उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, कोई घंटा भी बैठता हो। तो इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले रत्नाकर साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। प्रशांत किशोर मिले हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं और बेहद अहम उनका जो परिणाम था, उनके नतीजे जो थे वो बंगाल के चुनावों में देखने को मिल जाते हैं। अब जिस तरीके से लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय से ये बैठक राहुल गांधी के साथ उन्होंने की, क्या कुछ इसके सियासी मायने हैं? क्या वाकई अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है और विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं? मिलने का जो यह संदर्भ है, यह आने वाले 5 राज्यों का के चुनाव को देखते हुए उनसे मुलाकात हो रही है। ये प्रशांत किशोर जो है एक सफल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आपने देखा होगा पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी जो उन्होंने कहा है वैसा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल में ही अगर आप देखेंगी तो मीडिया हुआ या सोशल मीडिया पे, तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का डंका बजा रही थी। लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में वह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जैसे सुलझे हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट स्ट्रेटेजिस्ट ने ये कह दिया कि 100 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, और ये हुआ भी वैसा ही। तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जो है एक मजे हुए सधे हुए चुनावी रणनीतिकार है, और ऐसे रणनीतिकारों की मदद लेना पार्टियां वक्त पे मदद लेती रहती है। कांग्रेस पार्टी भी अगर प्रशांत किशोर का चुनावी मदद ले रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। हम तो हमेशा अपने तरफ से जमीनी लेवल पे भी संघर्षरत हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम जिस तरह से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं लोग जो है लोगों के पास वो संदेश भी पहुंच रहा है। लेकिन उस चीजों को किस तरह से ज्यादा हम लोगों तक पहुंचाएं, अपने जीत को सुनिश्चित करें। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव जो है बहुत अहम है। उन राज्यों के चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर जी से जो है राहुल गांधी जी का मुलाकात हुआ, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी जो है अपना दमखम दिखाएगी ही दिखाएगी। साहब लौटूंगे आपके पास। राहुल आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। रत्नाकर साहब ने सीधे तौर पर स्वीकार लिया है कि प्रशांत किशोर जो वाकई एक बहुत ही प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार हैं, वो पार्टी से मिले हैं और मिशन 2022 को साधने का सीधे प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है बीजेपी अब आगे क्या रणनीति बना सकती है? क्योंकि देखिए टीएमसी ने जो अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए उनमें हमने देखा आपकी जो तमाम भविष्यवाणियां की थी, और तभी लोगों ने भविष्यवाणियां की थी, तमाम ये चीजें थी कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जो अंतर देखने को मिला उसके बाद उनके जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं उसी का हाथ जो प्रशांत किशोर का उसमें हाथ था। अब क्या लगता है कि क्या वाकई कांग्रेस उनकी सहायता लेकर बीजेपी को गिरा सकती है? देखिए मुस्कान जी, कोई भी सोशल मीडिया को चलाने वाला व्यक्ति और एनालिसिस करने वाला व्यक्ति, वो जिन बातों का एनालिसिस करता है तो कभी वो सही भी हो जाता है, कभी वो गलत भी हो जाता है। मैं आपको याद दिला दूं और कांग्रेस के भाई को स्मरण भी करा दूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर जी का साथ लिया था, और यही नहीं बिहार में भी लिया था, लेकिन तख्ता पलट हो गई। उन्होंने जो एनालिसिस किया था उसके जस्ट विपरीत हुआ। समय की बात है। हमेशा महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं होती है लोकतंत्र में। इसका निर्णय जनता तय करेगी। मैं ये भी जरूर मानता हूँ कि प्रशांत किशोर जी ने जो कहा और वो हुआ, और ये भी मानने जरूरी है कि प्रशांत किशोर जी ने पहले भी बहुत कुछ कहा था और वो बातें नहीं हुई। तो ये स्थिति और परिस्थिति पर ये निर्भर करता है, और प्रशांत किशोर जी के सामने जाकर इस प्रकार से नतमस्तक हो जाना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये संदेह जरूर है कि पीछे से खिड़की से कोई और इसको चलाने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको एक बात और कहूंगा, जनता के बीच में खास करके उन मुद्दों को लेकर जाना चाहिए जिसको जनता सराहनीय करती है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे
जब मैनिफेस्टो में इन सब चीजों को वर्णन करना पड़ेगा कि प्राकृतिक संसाधन को किस प्रकार से बचाना है, इसके ऊपर भी आने वाला युवा इस पे ध्यान देगा। तो मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि लोकतंत्र में हर पार्टियों को स्वतंत्रता है अपने हिसाब से रणनीति तय करने की, वो करें, लेकिन इसकी जवाबदेही जनता तय करेगी वक्त आने पर। ठीक है राहुल आनंद साहब, आपकी बातों में रत्नाकर साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। रत्नाकर साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे मैं बता देती हूँ, उससे पहले आपको, आप दोनों के स्टार्टिंग कमेंट हो चुके हैं, अब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग एक दूसरे से कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। रत्नाकर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे राहुल आनंद जी की बात पे हंसी आती है, कह रहे हैं कि नतमस्तक हो चुके हैं। देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज जो होते हैं उनके सामने कोई नतमस्तक नहीं होता। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, हम लोगों के दुख सुख में शामिल होने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ते हैं। देखिए, नतमस्तक आप अगर होने की बात कह रहे हैं, 2014 में यही प्रशांत किशोर का मदद मोदी जी ने भी लिया था। आपको शायद याद नहीं है, भूल गए हैं। तो उस समय क्या मोदी जी प्रशांत किशोर के सामने नतमस्तक हो गए थे? अरे हाँ, हेलो जी बताइए रत्नाकर साहब। जी तो जब 2014 में मोदी जी ने प्रशांत किशोर का हेल्प लिया था, उस समय क्या मोदी जी प्रशांत किशोर के सामने नतमस्तक हो चुके थे? ये कहने वाला, ये आप खुद ही सोच लीजिए, आपने खुद भी उनसे मदद लिया है चुनाव में। अगर हम उनसे मदद ले रहे हैं, देखिए ये लोग प्रोफेशनल आदमी है, इनका चुनाव में जब ये आते हैं तो वो स्ट्रेटेजी सिर्फ लेके आते हैं, बताते हैं कि किस तरह से चीजों को आपने जो किया है उस चीजों को किस तरह से पब्लिक के सामने लेके जाया जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए चुनाव के संदर्भ में। लेकिन असली मुद्दों पे लड़ाई जो है वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आप शायद उनका इंटरव्यू नहीं देखते हैं, उनका जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो शायद देखते नहीं है आप। वो हर एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसी अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे आप उठाकर ले लीजिए। आज राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे बहुत ही सक्षमता के साथ लड़ रहे हैं। जो विपक्ष का मात्र एक ऐसे नेता है। जोड़ना चाह रहे हैं राहुल आनंद जी, आपकी तमाम बातों का जवाब वो देना चाह रहे हैं। राहुल आनंद साहब देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो रत्नाकर जी जो जब वो बातें करते हैं तो सबसे ज्यादा वो हंसते हैं और वो बार बार ये कटाक्ष करते हैं कि राहुल जी की बातों पे मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उसमें ये कहना भूल जाते हैं कि राहुल गांधी जी जो बातें करते हैं उस पे भी मुझे हंसी आती है, क्योंकि दोनों तो राहुल ही है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, वहां पे आपके साथ भी बैठे हैं। आनंद और गांधी का फर्क है बस। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो 2014 की बात है, किसी भी चुनाव को जीतने की सबसे अहम बातें होती हैं माहौल कैसा है वो तय करता है, और जनता तय करती है कि बदलाव किसके तरफ जा रही है। ये बस कयास लगाते हैं कि किसके साथ जुड़ना है। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या प्रशांत किशोर जी जिता देते? नहीं जिताते, क्योंकि पीएम कैंडिडेट को जनता ने एक्सेप्ट कर लिया था, तभी जाकर जनता ने वोट दिया था और जाकर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना गया था। तो पहले जनता तय कर लेती है आना किसको है। आप तो बस राहुल आनंद साहब यही कहना चाह रहे हैं कि सामने चेहरा होना चाहिए। राहुल गांधी के चाहे कुछ भी कर लें, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो नहीं हो पाएगा। रत्नाकर साहब, ये तमाम आरोप लग रहे हैं बीजेपी द्वारा, राहुल आनंद साहब तमाम बातें कह रहे हैं कि जो अगर वोट थे, उन्होंने अगर सहायता ली प्रशांत किशोर की, लेकिन जो वोट थे वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर मिले हैं। आपके पास ऐसा कोई चेहरा है? वो ऐसे जवाब मांग रहे हैं आपसे। देखिए, राहुल आनंद जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो चुनावी रणनीतिकार हैं। असल जो है जमीन पे लड़ाई मुद्दों की होती है, और जो जनता के लिए, हक के लिए लड़ता है, जो जनता के साथ खड़ा होता है, जनता उसी को वोट देती है और उसी को जिताती है और उसी को सत्ता देती है। आपने गलत चुनावी दुष्प्रचार करके आपने 2014 में सत्ता तो हथिया ली, फिर उसके बाद 2019 में भी आपने राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे सत्ता हथिया ली। लेकिन चुनावी प्रचार तो कांग्रेस के द्वारा भी होते हैं सर, चुनावी प्रचार में तो कोई पीछे नहीं रहता। मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि चुनावी दुष्प्रचार जो इन्होंने करके सत्ता हथिया ली, झूठे राष्ट्रवाद और पुलवामा जैसे जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के आधार पे इन्होंने झूठे राष्ट्रवाद का जो चपली बजाया, उस पर जनता जो है कहीं न कहीं गुमराह हो गई और इनको जिता दी। लेकिन आज की परिस्थितियां आप देख लीजिए, आज की परिस्थिति कैसी है। आज की परिस्थिति ये है कि लोग महंगाई के
महंगाई जो है लगभग दोगुनी हो चुकी है और जनता आज ट्राई कर रही है। एक तो कोरोना की महामारी चल रही है, ऊपर से इस तरह की महंगाई मोदी जी जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जिसको कंट्रोल करने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ठीक है, तो एक बार फिर से लौटते हैं चर्चा पर। जिस तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। रत्नाकर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरोप तो तमाम आप पर भी लग रहे हैं। सीधे तौर पर रत्नाकर साहब कह रहे हैं कि आपने जो चुनावों में दुष्प्रचार किया, दुष्प्रचार का उन्होंने नाम लिया है कि आपने ऐसे प्रचार करके लोगों को गुमराह कर दिया है। देखिए मुस्कान जी, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस जब चुनावी एजेंडा तय करती है तो उस वक्त खुद ये विपरीत परिस्थिति में फंस जाती है। आपने रत्नाकर जी की बातों को अगर शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि आपने गुमराह किया करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस गुमराह का जो ये शब्द यूज करते हैं, यही गुमराह इनको करता है। जब सैनिक अपने पराक्रम को दिखाते हैं तो उस समय ये गुमराह हो जाते हैं और सबूत मांगने लगते हैं और उस समय ये स्क्रिप्ट दूसरे देशों की पढ़ने लगते हैं। और रही बात गुमराह करने की, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जो बड़ा स्पष्ट है। देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के साथ अगर कोई छेड़छाड़ या कोई बयान या फिर अन्य प्रकार की गतिविधियां होती है तो निश्चय ही मैं मानता हूं कि वो देश विरोधी ताकतों का वो समर्थन करती है, चाहे वो हमारी पार्टी के हिस्सा हो या हम गैर पार्टी के हिस्सा हो या हमारे देश के लोग। सबसे अहम बात, जनता आज के दिन में जनता को ये चाहिए कि कोई भी शासक हो वो सशक्त हो और अपने दमखम पे वो दूसरे देशों को भी बताए कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। तभी जाकर नए भारत का उद्गम हुआ है और नए भारत में पराक्रमता की प्राथमिकता को दी गई है। दूसरी बात, जो ये कंफ्यूजन की बात इन्होंने की, इन्होंने किसानों को आंदोलन के बारे में चर्चा किया, सीडीपी के बारे में चर्चा किया और इन्होंने एक और अहम बात की राहुल गांधी जी को लेकर कि ये बार बार हर बातों को बताते रहते हैं। तो खुद राहुल गांधी जी भी तो कंफ्यूज होते हैं। कभी वो लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, कभी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं हो सकता है। जीडीपी की जहां तक बात है, मैं ये चीज जरूर मानता हूं कि पूरा विश्व की आर्थिक व्यवस्था और जीडीपी चरमरा चुकी थी। हमारा भी माइनस में था, लेकिन हम उठे और तेजी से बढ़े। और उसी दरमियान किसानों की जो बातें हैं, किसानों ने अपना दमखम दिखाया और कोरोना के काल में इन्होंने जीडीपी में 4% की हिस्सेदारी बढ़ाई, जिसके लिए सम्मान के प्रार्थी हैं हमारे किसान। और दूसरी बात, जो लेकिन वो किसान राहुल आनंद साहब, वही किसान आज बेहद परेशान चल रहे हैं और लगातार आप ही से वो मांग कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। रत्नाकर साहब, आप ही की इन्हीं बातों पर कोई जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नाकर साहब, देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं, मुझे कह लेने दीजिएगा। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि हम सैनिकों के पराक्रम पे जो है गलत कह रहे हैं। सैनिकों का पराक्रम जो था उससे हमने कहा कि कहीं न कहीं मोदी सरकार जो है सैनिकों के पराक्रम पे वोट बटोरने का काम किया है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इंदिरा गांधी जी ने जब ही बांग्लादेश का बंटवारा किया था पाकिस्तान से, उस समय तो कहीं इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के नाम पे चुनाव में वोट नहीं मांगे थे। उन्होंने नहीं कहा था कि हमने पाकिस्तान को 2 खंड कर दिए इसलिए आप हमको चुनाव में वोट दीजिए। उन्होंने कभी सैनिकों के पराक्रम पे वोट नहीं मांगा था। लेकिन यह मोदी सरकार, यह जो सरकार है, इसने सैनिकों के पराक्रम पे भी वोट मांगे। पुलवामा जैसी घटनाएं जो हुई है। रत्नाकर साहब, वोट मांगने की बात नहीं होती है। अगर जब चुनाव आ रहे हैं तो हर पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनवाती है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। अगर आप अब चुनाव आएंगे तो कांग्रेस भी तो बताएगी ना कि हमने ये सब बातें की है, ये सब काम आपके लिए किए हैं। नहीं, देखिए, कभी भी हमारी सरकार ने कभी भी सैनिकों का पराक्रम वाला कार्य किए हैं, उस पे हमने कभी चुनाव में ये नहीं बताया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। हमने कभी जनता से वो चीज, हम मुद्दों के आधार पे लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों के आधार पे जनता के बीच में जानते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उनसे संबंधित जो क्या मुद्दा रहेगा इस बार रत्नाकर साहब? आपका क्या मुद्दा रहेगा साहब? यही जो कमलनाथ ने बताया,
वही मुद्दा रहेगा कि अगर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आती है तो आप 370 को बहाल करने पर विचार करेंगे, क्या ये मुद्दे आपके हैं सर? मुस्कान जी जरा मुझे इनका 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको 2-3 पॉइंट्स पे क्लियरिटी कर ले दीजिए, उसके थोड़ा बाद मैं जल्दी आपके हर करिएगा प्रश्न सर, का समय की जवाब। थोड़ी सी कमी है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राहुल आनंद जी ने कहा कि राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी जी की बातों को ये गंभीरता से नहीं लेते हैं। देखिए राहुल आनंद जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जितनी भी सलाहें सरकार को दी है, शुरू में उन सब सलाहों को सरकार ने दरकिनार किया, उनकी सलाहों को माना नहीं है। लेकिन बाद में जब परिस्थितियां सरकार के विपरीत हो गई तो वही सरकार राहुल गांधी जी की हर बातों को मानने के लिए विवश हो गई। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो इंस्ट्रूमेंट पे लग रहे थे, जो टैक्स इतना बड़ा लगा रही थी, राहुल गांधी जी प्रथम दिन से ही कह रहे थे कि वैक्सीन पे जीएसटी हटाया जाए, ऑक्सीजन पे जीएसटी हटाया जाए, दवाइयों पे जीएसटी हटाया जाए। जो कोरोना महामारी में एक परिस्थितियां लोगों की विपरीत है और जीएसटी खरीद नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स वसूलने का काम मोदी सरकार कर रही है। बाद में मोदी सरकार वही जीएसटी कम करने का काम की। राहुल गांधी जी ने फ्री टीका की मांग डे 1 से किया था, प्रथम दिन से ही किया था। आपने शुरू में नहीं किया, लेकिन आप जब विपक्ष ने हो हल्ला किया, जब विपक्ष ने चढ़ाई की, तो आपने फिर जाके उस निर्णय को बदला और फ्री टीका देने का काम किया। साहब, समय की भी कमी है, राहुल आनंद जी की बात मैं सुन लेती हूँ, समय की कमी है सर। राहुल आनंद साहब, देखिए उन्होंने एक बात कही बांग्लादेश को लेकर, तो ये हमारे देश का आंतरिक मामला नहीं था। हमारे देश में अगर कोई समस्या आती है तब जाकर हमें अपने पराक्रमता को दिखानी पड़ती है, तब हम जनता के बीच अपनी बातों को रखते हैं। पाकिस्तान से भी हमने युद्ध जीते हैं, वो देश का आंतरिक मामला था। हमने पाकिस्तान से युद्ध जीते तो कभी हमने वो नहीं मांगा कि हमको वोट दे दीजिए। हम पाकिस्तान से जीत गए, पाकिस्तान को हरा दिया। जब अच्छे कार्य होते हैं तो उसका श्रेय भी देना चाहिए, और अगर उनके हिसाब से काम नहीं चलता है तो उसकी भी बातों को रखना चाहिए, जो हमारा विपक्ष कभी नहीं करता है। और दूसरी बात, जो कोरोना को लेकर जो महामारी का जो दृश्य था, इनको अपने देश पे कम, बाहरी लोगों पे ज्यादा भरोसा था, इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जाता था इनके विषय को, क्योंकि हमारे देश की जनता अगर परेशान होती है तो हम उनके साथ रहते हैं, ना कि लाशों वाली फोटो को ट्वीट कर अपने देश का मान सम्मान को खोते हैं। रत्नाकर साहब आपके पास आऊंगी। जी यहाँ पे विपक्ष का दो जो चेहरा उजागर होता है, ये गलत है। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सदन में विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा विपक्ष विदेशों से संचालित होता है, यही हमारे देश की दुर्भाग्य। लेकिन राहुल आनंद साहब, विपक्ष की भूमिका आपने कहा कि होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका उस समय आपको क्यों नजर नहीं आई सर, जब किसान आंदोलन, जो किसान कानून है वो लागू हो रहे थे, विपक्ष ने बाइकआउट किया, उस समय तो विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आई, उस समय तो आपने कानून को ऐसे ही लागू कर दिया था। मैं लौटूंगी आपके पास। रत्नाकर साहब आपकी बातों पर कुछ कहना चाहे, मैं आऊंगी सर आपके पास। रत्नाकर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, ये राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि वो आंतरिक मामला नहीं था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने, तो वो आंतरिक मामला, चलिए एक बार के लिए मान भी लेता हूँ आंतरिक मामला नहीं था, हमने वोट नहीं मांगा। हमने तो पाकिस्तान से भी युद्ध लड़े हैं, हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़े और जीते भी। हमने तो जाके वो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से जीत के आपको वोट दीजिए, वोट दीजिए। दूसरी बात, पाकिस्तान को दे दी। सुन लीजिए आप जवाब दीजिएगा। वो तो आंतरिक मामला था हमारा, हमने तो उस पर कभी वोट नहीं मांगा। आप ठीक है रत्नाकर साहब, एक बात का जवाब दीजिएगा जो राहुल आनंद साहब ने पूछी आपसे, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है विपक्ष सही तरीके से, ये राहुल आनंद साहब कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहा है। यह मोदी सरकार है जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है, इसको अपने पूर्ण बहुमत का पूरी तरह से दंभ हो चुका है। वह विपक्ष को सुनना नहीं चाहती है, विपक्ष के सुझावों पे विचार नहीं करना चाहती है। अगर विपक्ष का सुझावों पे विचार करती तो यह जो आज काम कर रही है वो कहीं पहले ही करती। ये टीका फ्री का काम करती, कोरोना में राहुल गांधी जी ने, देखिए सर, सवाल तो दोनों ही पार्टियों से होंगे और दोनों ही पार्टियों की आप देख लीजिए। सुनिए रत्नाकर साहब, कि आपके किन सुझावों पर विचार करें। आपने स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि जो वैक्सीन है वो आपने पहले वैक्सीन पर समर्थन नहीं किया, उस वैक्सीन का जो भारत निर्मित वैक्सीन है उस पर आपको भरोसा नहीं था, उसके बाद आपने अपना बयान बदला और अब आप लोगों को वही वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपके किन सुझावों पर प्रयास करेंगे सर, किन सुझावों पर? मुस्कान जी मेरी बात पूरी कर लें दीजिए। जो 2 पॉइंट्स ये राहुल आनंद जी उठा रहे हैं उन बातों को मैं पूरी कर लूंगा, ताकि उनकी बात क्या है उनको क्लैरिटी भी होनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा जल्दी करिएगा सर, समय की कमी है। बिल्कुल। देखिए,
राहुल गांधी जी ने कहा था, जब कोरोना महामारी आई थी उसके पहले ही, फरवरी का उनका ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि विश्व में यह महामारी पूरी तरह से फैल चुकी है, हमारे देश में पीपी किट या फिर अन्य जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो रेडी रखी है, हमारे यहाँ महामारी आने वाली है। लेकिन यही मोदी सरकार उनका संसद में जाके हंसी उड़ाई। यही स्वास्थ्य मंत्री जो राज्य हर्षवर्धन थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और संसद में जाके मजाक उड़ाए थे। बाद में वही जब महामारी आई तो उनको एहसास हुआ कि नहीं, राहुल गांधी जी जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। यही राहुल गांधी जी ने कहा था दूसरी लहर के पहले कि सुनामी आने वाली है फिर से, लेकिन इन्होंने इन्होंने ढिढोरा पीटा कि हम तो कोरोना से जीत गए हैं, हम इस महामारी पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। जबकि दूसरी लहर आई तो आपने देखा होगा किस तरह से लाखों लोग जो है मर गए। और ये बात कर रहे हैं बाहरी लोगों की, हम बाहरी लोगों की बात मानते हैं। आपको विदेशी मीडिया जो है, आप न्यूज़पेपर उठा के कभी देख लीजिएगा, विदेशी मीडिया ने किस तरह से मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया है उनके कुप्रबंधन के लिए। विदेशी मीडिया ने कहा कि जब 5 राज्य, जब भी कोरोना की दूसरी लहर आने वाली थी, जब उस पर कंट्रोल करना था उस समय जो शुरुआती फेज में, तो उस समय मोदी जी जो है 5 राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे थे। ठीक है सर, ठीक है। राहुल आनंद साहब आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं रत्नाकर साहब। देखिए रत्नाकर जी को मैं बता दूं कि मैंने पहले भी कहा था अपनी बातों को, मैं उस बातों को नहीं जाता हूँ। जो विपक्ष जो कंफ्यूजन का जो माहौल बना के रखता है ये गलत है। जब मोदी सरकार ने पिछले जब पहली बार लॉकडाउन लगाया था उस समय काफी अच्छे प्रतिशत में हम लोगों ने विजय हासिल की थी। दूसरी बात, जब राज्यों को छोड़ा गया तो राज्य अपनी मर्जी से कार्य को करने लगी। यहाँ राज्य भी जिम्मेदार थे, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी से ही मीटिंग कर 17 मार्च तक मीटिंग कर कहा कि आप अपने राज्य अपने बुद्धि और विवेक से फैसला लीजिए कि आपको कब तक क्या लॉकडाउन लगाना है, लेकिन राज्य नहीं माने। इसमें राज्यों की भी गलती है। और दूसरी और तीसरी बात यह है कि हमारे ठीक है राहुल आनंद साहब, देखिए समय की कमी है। आखिरी कमेंट रत्नाकर साहब आपसे चाहूंगी, मात्र 15 सेकंड सर, जल्दी से कहिएगा। देखिए, ये कोरोना महामारी पे विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। आज परिस्थिति ये है कि आज 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में अभी भी 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन पहले डोज भी नहीं लगा हुआ है। तो ये किस तरह से कह रहे हैं कि हमने कोरोना महामारी को अच्छे तरह से प्रबंध किया है और हम इस पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। 100 करोड़ लोग अभी भी वैक्सीन नहीं हुआ है। रत्नाकर साहब, ये बात इसलिए कही जा रही है, देखिए आपकी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी काम करेगा उसकी सराहना की जाएगी। और ये बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि यूएस और ब्रिटेन में जब भारत से पहले वहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था तो आंकड़े बताते हैं कि अब तक भारत ने उनसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिया है अपने देश में। और यही आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से कोरोना का प्रबंधन किया गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। राहुल आनंद साहब आपका भी और रत्नाकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए तो अब बात मुद्दे की कर लेते हैं। दिल्ली और हरियाणा के बीच इन दिनों एक बार फिर से पानी को लेकर रार छिड़ गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि उनके सुप्रीम कोर्ट में जाने के निर्णय के बाद हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में छोड़ दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार के इस दावे का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खंडन किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार की ओर से दिल्ली को एक बूंद पानी भी नहीं रोका गया है। सीएम ने कहा कि जब भी कुछ गलत हुआ तो दिल्ली को हरियाणा का दोष देने की आदत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की समस्या पर भी यही हुआ। उन्होंने 700 मीट्रिक टन मिली और 2 करोड़ 9 लाख की आबादी होने के बावजूद हमें 282 मीट्रिक टन मिली। हमारे पास उनसे ज्यादा मरीज थे, ज्यादा अस्पताल थे, हमारा एरिया ज्यादा था। दिल्ली से भी लोग इलाज के लिए हमारे पास आ रहे थे। वो हम पर प्रदूषण का आरोप भी लगाते हैं। दिल्ली में यातायात से कितना प्रदूषण होता है, उद्योग से कितना प्रदूषण होता है, ये ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने खुद बनाई है। अगर कुछ ऐसा है जो वो नहीं समझ सकते हैं तो वो हरियाणा पर दोष लगाते हैं। अगर आप दिल्ली को नहीं संभाल सकते हैं तो हरियाणा को दे दें, हम इसे मैनेज कर लेंगे। ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हमें जितना पानी देना है, पानी की पूरी मात्रा दी जा रही है, एक बूंद कम नहीं की जा रही। हरियाणा को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि उसे भी दिल्ली की तरह पानी की जरूरत है। जहां हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 90 लाख है, वहीं दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने शनिवार को हरियाणा सरकार पर दिल्ली के लिए कम जलापूर्ति करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा प्रतिदिन करीब
करोड़ गैलन पानी की कम आपूर्ति दे रहा है, जिसके चलते एनडीएमसी क्षेत्र, मध्य दक्षिण और पश्चिमी दक्षिण में पानी का संकट पैदा हो रहा है। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी 2 करोड़ 90 लाख की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। फिर भी हमारे पास यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है, 1050 क्यूसेक पानी उनको हम देते हैं। जो हाल ऑक्सीजन का उन्होंने हमारे साथ किया, उनकी 2 करोड़ आबादी, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेकर के आगे के 700 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें मात्र 2 करोड़ 90 लाख की आबादी होते हुए 282 मीट्रिक टन मिला। हमारे यहाँ उनके पेशेंट ज़्यादा थे, उनसे हॉस्पिटल कहीं ज़्यादा है, एरिया उनसे ज़्यादा है, दिल्ली के लोग भी इलाज कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हमने अपने सिस्टम से उसको सुधार करके मॉनिटरिंग करने के बाद हर पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसको ऑक्सीजन पहुँचाई। और दिल्ली वाले जिस प्रकार से उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने में लग गए, उनको मानवता का भी ध्यान नहीं रहा कि जहां आवश्यकता वहां पहले भेजी जाए। आखिर दिल्ली और हरियाणा कोई अलग तो नहीं, हम पड़ोस के थे। पड़ोस में उनको ध्यान करना चाहिए था कि हम किसका कोटा काट के ले जा रहे हैं। हरियाणा की ऑक्सीजन को दिल्ली में लेके गए और दिल्ली में आवश्यकता नहीं। हमारे पास ये भी जानकारियां हैं, उन्होंने कंपनियों को कहा कि हमारा जो स्टोर कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो बफर स्टॉक जमा करने के लिए लेके गए। उनको हर चीज, चाहे प्रदूषण है तो भी हरियाणा के ऊपर बंडाफोड़ करते हैं। हरियाणा के बीच एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। रार इस बार पानी को लेकर है। आपको बता दें कि हरियाणा से दिल्ली को कई क्यूसेक पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार हथिनीकुंड बैराज से मनोहर लाल खट्टर पर आरोप है कि उन्होंने पानी नहीं छोड़ा है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि अभी कल ही 1600 क्यूसेक से ज्यादा पानी हथिनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया है और ये खुद केजरीवाल कह रहे हैं। उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर पर, हरियाणा के सीएम पर। आपको बता दें कि हथिनीकुंड बैराज जो यमुना नदी से लगता है, वहीं पर पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए, लेकिन अब तमाम आरोप दिल्ली पर भी लगाए गए हैं और दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने खट्टर पर आरोप लगाए हैं। और इसी को लेकर खट्टर का साफ कहना है कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो आप हमें दे दें, इसे हम संभाल लेंगे। ये मनोहर लाल खट्टर का बयान है और इसी को लेकर पानी की पूरी मात्रा दी जा रही है, एक बूंद भी कम नहीं किया जा रहा, ये भी मनोहर लाल खट्टर ने कहा। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है। प्रदीप भटनागर साहब हमारे पास बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। भटनागर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार पर कि उनको पानी नहीं दिया जा रहा है हथिनीकुंड बैराज से। देखिए, अभी हमने कल देखा कि हाई कोर्ट ने डांट लगाई दिल्ली सरकार को कि जब आपकी चीजें खराब हो जाती है तब आप आते हैं, उससे पहले आप सोते रहते हैं। देखिए, इसी चीज को लेकर, देखिए जो पानी के विषय को लेकर ये टीवी पे, माइक पे खूब चिल्लाते हैं, बोलते हैं, मगर कभी स्पष्टीकरण किसी चीज का देते नहीं है। आप उच्च न्यायालय चले, मगर आप किसी सरकार से, पड़ोसी सरकार से बात नहीं करें। इससे बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप विषय पर उठाते हैं जनता के बीच में, क्या दिखाना चाहते हैं कि पड़ोस के जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या अन्य सरकार भी होती तो उसको नीचा दिखाने का काम। जो इनके जो उपाध्यक्ष हैं जल बोर्ड के, ये स्पष्टीकरण देते नहीं। देखिए, आज भी देखता हूँ तो कम से कम 47% शिकायतें दिल्ली जल बोर्ड की हैं सरकार के पास। गंदा पानी आना, गंदा पानी ना आना, पाइपलाइन टूटना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर नगर निगम और अगर और भी देखे जाए, जब पीडब्ल्यूडी शिकायतों को देखी जाए, सबसे ज्यादा शिकायत दिल्ली जल बोर्ड की है। उस पर कोई इनका अमल नहीं है, ना उस पर कोई पकड़ नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की जनता की तरफ से पूछा गया कि भाई आपका 26,000 करोड़ का जो घोटाला जल बोर्ड का, उसके विषय में आप बताते नहीं, गुमराह कर देते हैं, क्या अधिकार नहीं है पूछने का? आपने हरियाणा सरकार पर लगाया जी इल्जाम की है हमारा जो हिस्से का पानी नहीं दे रहे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। अरे भाई, आप सरकार आपके पड़ोस में है, आप अपने एक अच्छा पड़ोसी का दायरा या अच्छा पड़ोसी बन के नहीं दिखा सकते?
जनता तो सबकी है, भारतवर्ष की है, पानी का मूलभूत अधिकार सबका है। मगर आपने यमुना जी को सफाई के लिए, यमुना जी की गहराई के लिए क्या काम किया? जब मंत्री थे जगमोहन जी, जब उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था, लिखित में दिया था सरकार को कि आप यमुना की सफाई गहराई को ठीक करें जिससे कि पानी रुके। आपकी कोई योजना नहीं है यमुना को लेके, यमुना जी की सफाई को लेके, किसी चीज के लेके। आपने पानी का दरूना रोक दिया। पर आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण कभी सर्वे करने गए यमुना जी का? कहीं वजीराबाद से ओखला बैराज तक गए? आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए समस्या क्या है, हमारे पानी कम क्यों पड़ता है, उसकी योजना लेके आए। एक पढ़ा लिखा लड़का जो युवा विधायक बना है और दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना है, क्या कोई युवा पीढ़ी को नहीं चाहिए जागरूक होकर आगे आके? युवाओं का अगर जमाना है, युवाओं की बात करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, सौरभ कुछ क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, राघव चड्ढा। जी बिल्कुल राइट, राघव चड्ढा। क्या वो युवा होकर उन्हें एक बार यमुना किनारे पे नहीं घूमना चाहिए? यमुना की समस्या नहीं देखनी चाहिए? आप तो जल बोर्ड का इतना बड़ा कार्य संभाल रहे हैं, तो पानी को भी देखना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश सरकार से बात करी, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई पानी चीजों का वो भी दे रहे हैं, मगर आप अपनी नियत को ठीक कीजिए ना, आप उसमें क्यों नहीं जाते हैं? वो जुड़ेंगे हमारे साथ, भटनागर साहब जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको जुड़ेंगे वो हमारे साथ, उनसे भी इस पर जानकारी लेंगे। क्योंकि देखिए यमुना का आपने मुद्दा जो उठाया है ये वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है। पिछले लंबे समय से यमुना में जो जहरीली झाग है वो घूमती नजर आ रही है, लेकिन उस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। मुस्कान जी, मेरा बड़ा छोटा सवाल है कि देखिए आज 6-7 होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली के अंदर। हर वर्ष बारिश होती है, हर वर्ष बाढ़ का पानी दिल्ली में आता है। अभी हमने 2 टाइम कोरोना काल का भी देखा, 2 लहर के अंदर यमुना जी कितनी साफ हो गई थी। इन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस पर कोई योजना नहीं बनाई। अगर ये योजना बनाती होते, जितना वर्षा का पानी दिल्ली में आता है या बाढ़ का पानी आता है उसको रोकने का काम कर सकते थे, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या इन्होंने अभी तक जितने भी दिल्ली के गांव हैं, देहात हैं, वहाँ कितने इन्होंने गिल खुदवा दिए, कितने पानी का वो करा दिया, स्रोत करा दिया? इन्होंने इस बात का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी योजना ही नहीं है। आपने सौरभ चड्ढा जी को, युवा पीढ़ी को बना तो दिया, मगर जागरूकता क्या है? उनकी जागरूकता केवल टीवी में है, गुजरात में है, पंजाब जाने में है, उत्तराखंड जाने में है, दिल्ली के लिए नहीं है। और मैं तो दिल्ली की जनता को देख रही है और आगामी चुनाव में बता भी देगी, क्योंकि हमने देखा स्वास्थ्य को। और अब जल की बात चल रही है, जल जो फ्री देने की बात लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं भटनागर साहब कि आपने जो पानी है वो नहीं दिया है, दिल्ली में संकट उमड़ पड़ा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? क्यों पानी नहीं छोड़ा गया पहले? देखिए हर चीज का समय होता है। हरियाणा में भी जनता रहती है, हरियाणा की सरकार की भी जिम्मेदारी है अपनी जनता को पानी देने का, अपनी प्रजा को पानी देने का। उस चीज को देख के भी इन्होंने ये जब भी वहाँ रिक्वायरमेंट भेजेंगे पानी भेजेंगे। आप हर किसी से मांगते हैं, आप हर किसी अभिलाषा रखते हैं आप मांगने की। आज फिर इसके बाद जब पहले तो कहते हैं जी हमारे पे पानी पूरा है, ऑक्सीजन पूरी है, मेडिकल पूरा है, दवाई पूरी है, वैक्सीन पूरी है, और बाद में आप मुकर जाते हैं। उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। आप एक दिल्ली की सरकार है और सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता को काम करना चाहिए। ठीक है भटनागर साहब, डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका त्यागी साहब। सीधे आपसे यही सवाल, जिस तरीके के आरोप आपने लगाए हैं हरियाणा सरकार पर कि उन्होंने आपको पानी नहीं दिया है, क्या कुछ आपके आरोप फिलहाल हैं? क्योंकि भटनागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि हर समय हर चीज का समय होता है और समय के हिसाब से आपके पास पानी दे दिया गया है आपको। नमस्कार मैम, और बड़े भाई को भी नमस्कार। देखिए पानी इन्होंने जो दिया है उसकी तो स्थिति आप देख ही रहे हैं कि हमें डिबेट करनी पड़ रही है, इतना लेट दिया है कि हमें दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये बीजेपी वाले हमेशा इस तरीके की चीजें जरूर करते हैं ताकि वो ये सिद्ध कर सके, ये सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं, विफल कोशिश करते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन सबको पता है कि वो काम कर रही है, दिख रहा है। वो जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे एमएलए, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग वहां पे जा भी रहे हैं। जो आप ये जैसा मेरे बड़े भाई ने जो एक बात कही कि जो है उन्होंने जाके सर्वे किया कि नहीं किया, रेगुलर सर्वे भी कर रहे हैं। और जो सरकार है वो हरियाणा की, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। लेकिन ये लोग
जानबूझ के ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन को लेके हो, चाहे वो फंड्स को लेके हो, चाहे वो कोविड के टाइम में हो, और चाहे वो पानी को लेके। साहब, इन तमाम बातों को लेकर आपने सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सुना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो हमें दे दे, हम संभाल लेंगे। वो पहले तो जो सीएम साहब जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पहले वो हरियाणा ही संभाल लें। दिल्ली की तो बात की बात है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है और पूरे पूर्ण बहुमत से चुना है, 90% सीट के साथ में चुना है। दिल्ली की जनता पागल नहीं है, वो सब चीजें देख रही है और वो इसका जवाब एमसीडी के इलेक्शन में देने वाली है। आप ये देखिए कि आज के टाइम में हालत ये है कि जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जिन डॉक्टर्स ने इतना काम किया है कोविड के टाइम में, उनको भी जो है यूपी में तंग किया जा रहा है। उनको भी, उनकी रिकवरी, उनके खिलाफ एफआईआर, दुनिया भर की चीजें की जा रही है। क्या ये जनता देख नहीं रही है? पूरा देश देख रहा है इस चीज को। आप ये जो मनोहर लाल खट्टर जी जो कह रहे हैं, वो पहले अपना संभाल ले, अपनी कुर्सी संभाल ले। इस बार ये सरकार नहीं आने वाली है। इस बार इनकी कुर्सी जाने वाली है। इस बार जो है दिल्ली के मॉडल पे दिल्ली जी। हमारे साथ प्रदीप भटनागर साहब मौजूद है बीजेपी से, उनका रुख कर लेते हैं। भटनागर साहब, देखिए आरोप आप पर ये भी लग रहे हैं, अभी कल ही खबर आई थी कि हथिनी कुंड बैराज का जल स्तर बढ़ा है और जल स्तर बढ़ते ही आपने पानी छोड़ दिया, यानी कि अगर जल स्तर नहीं बढ़ता तो आप नहीं देने वाले थे पानी क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, ये विवाद आज का नहीं है, बहुत लंबे टाइम चला आ रहा है। दिल्ली में और भी सरकारें रही हैं और हरियाणा में भी कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में, और हरियाणा में भी दिल्ली और कांग्रेस की दोनों सरकारें रही, उनमें भी विवाद रहा है आपस में। ये आज का नहीं है और न्यायालय कई बार इसके बीच में पड़ चुका है। देखिए, पानी हथनीकुंड बैराज में पानी आता रहता है, ऐसा नहीं है, और हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ा जाता है दिल्ली में होने वाले। मैंने अभी बहुत छोटा सा मैंने त्यागी साहब से मैंने एक सवाल करा कि आपने यमुना जी की सफाई के लिए, यमुना जी पानी रोकने के लिए क्या योजना बनाई? उन्होंने कह दिया कि भाई दिन प्रतिदिन सर्वे होता रहता है। कदमा सर्वे तो होता है। यमुना जी की सफाई को लेके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दसियों बार हर वर्ष कहीं ना कहीं मंचासीन होके और ये बात कही, हम यमुना को इंग्लैंड बना देंगे, यमुना में सफाई कर देंगे, यमुना स्पोर्ट्स में क्या नाम ऐसा किनारा बना देंगे, लोग वहाँ पिकनिक बनाने जाएंगे। वो सब धराशायी रहेंगे, इसकी कोई योजना नहीं। अगर ये आज भी चाहे यमुना के ऊपर काम करना चाहे, यमुना जी के ऊपर, तो अभी भी हो सकता है। यमुना नदी एक विरासत में, लेकिन फिलहाल दिल्ली में जल संकट है भटनागर साहब, उस जल संकट को कैसे दूर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर आज डिबेट हो रही है। ये सवाल और ये बात त्यागी जी ने भी कही कि अगर ज्यादा संकट बड़ा ना होता तो आज यहाँ डिबेट नहीं हो रही होती। सर, दिल्ली की जो बड़ी पाइपलाइन जा रही है विभिन्न जिलों के अंदर, आज भी कम से कम 450-500 जगह लीकेज हो रही है बड़ी बड़ी। जो ये ठीक नहीं कराते, सर्वे नहीं कराते, कम से कम उसको रोकथाम पे करना, जो पानी बहना खत्म हो जाए। और लोगों ने शिकायत करी, मैंने कहा ना कि 47% शिकायत दिल्ली जल बोर्ड की है, चाहे पानी को लेके हो, पानी रिसर्च लेने को हो, बहने को हो, चाहे वो पानी गंदा आने को, उस पर कोई सवाल नहीं है, इनका कोई उस पर जवाब नहीं है। अरे भाई, कम से कम 450-500 जगह पाइपलाइन लीकेज है, आपने उसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। आप उस पर कम से कम ध्यान तो दीजिए। आप प्रदेश के ऊपर जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश पानी देगा, बिल्कुल देगा, कोई भी है, पहले अपना आदमी घर देखता है। और देखिए, न्यायालय जो चीजें बांट रखी है वो हिसाब से मिलेगी, इनके कहने से नहीं मिलेगी। ये अब पानी की जब संकट आया तो ये चिल्लाने लगे, उससे पहले कहाँ थे जी? मैं पूछता हूँ कि जमुना जी आपकी दिल्ली से बह रही है, आपने उसमें पानी रोकने का क्या काम किया जी? आप क्यों नहीं बताते उस पर? आपने 4-4 3-3 आपने बैराज दरवाजे लगा रखे यमुना जी को। त्यागी साहब, आखिर जिस तरीके के सवाल भटनागर साहब ने किए हैं, क्या कुछ किया आपने यमुना में पानी रोकने के लिए? और एक सवाल मेरा भी आपसे है, यमुना में पिछले काफी लंबे समय से सफेद झाग, जो जहरीले झाग बताए जा रहे हैं, वो इस समय यमुना में देखने को मिल रहे हैं और वही यमुना का पानी कई अन्य राज्यों तक जाता है, दिल्ली एनसीआर समेत कई जगह पर वो पानी जाता है जी। वजीराबाद से लेके और ओखला बैराज तक 100 नाले अभी तक यमुना जी में जा रहे हैं। इन्होंने रोकने का क्या काम किया? इनसे अब तक एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया। आज 7 वर्ष होने जा रहे हैं इनकी सरकार को। पूछ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं त्यागी साहब। देखिए, एक तो जो अभी बड़े भाई कह रहे हैं कि जो है हर एक सरकार अपने समय से पानी छोड़ती है। क्या वो समय तब है जब दिल्ली में त्राहिमाम मच जाए, जब यहाँ के लोग जो है चिल्लाने लगे, जब ये डिबेट शुरू हो जाए, तब पानी छोड़ते हैं ये? या हथनीकुंड बैराज में इतना पानी हो जाए कि इनके ऊपर संकट आ जाए तब छोड़ते हैं? ये क्या समय क्या डिसाइड करते हैं? दूसरी बात, बड़े भाई ने कहा कि हम लोग पहले आदमी अपना घर देखता है। यहाँ अपना घर देखने की बात नहीं है, यहाँ सरकार चलाने की बात है। अगर आप हरियाणा में भी बैठे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है
कि आप ये इस चीज का इंतजार ना करें कि हथनीकुंड बैराज में जब लेवल बहुत बढ़ जाएगा तब हम जाके पानी छोड़ेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है उस टाइम पे, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि दिल्ली की जनता है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, तो ये इनको ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। अब इसके लिए ये नए नए बहाने जो बनाते रहते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। आपने हमारे ऊपर एलजी को बिठा रखा है, हर फाइल को एलजी के पास जाती है, कहीं ना कहीं वो हर जगह पर रोक लगा देते हैं। उसके बाद जो इनके नेता हैं वो इस बात को डिबेट करते हैं कि जो है ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। काम होगा कैसे सर? आपने हर चीज के लिए एलजी में कौन से प्रदेश में और फाइल जा रही है हर जगह पर एलजी के बाद, लेकिन यहाँ पे जा रही है और जाने के बाद हर चीज को वो टांग अड़ाते हैं। क्या ये सही है? एक काम एक जवाब आपसे चाहूंगी भटनागर साहब त्यागी जी की बातों का। और मैं लौटूंगी भटनागर साहब आपके पास। त्यागी जी अपनी बात पूरी करने एक बार। आप एक अधिकारी की पोस्टिंग चेंज करने के लिए, एक बंदे की पोस्टिंग चेंज करने के लिए भी एलजी के पास फाइल जा रही है। आप देखें आप किस तरीके का, और उसके बाद भी कि जो दिल्ली की जनता है उसके बाद भी जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पे और उस पे विश्वास रख रही है। और हम यूपी में भी अपनी सरकार। ठीक है त्यागी साहब, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं भटनागर साहब से। और इसी के साथ भटनागर साहब मैं ये भी आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। अभी हमने दर्शकों को सुनाया था सीएम खट्टर का बयान। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि कोरोना काल में जैसे ऑक्सीजन का संकट आया था तो दिल्ली ने जो हरियाणा के कोटे की ऑक्सीजन है वो ले ली थी। ये खट्टर का बयान है। उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि आपको समझना चाहिए था पड़ोसी राज्य है, आप उसके बारे में भी सोचते। जब खट्टर साहब ये चाहते हैं कि दिल्ली अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा के बारे में सोचे, तो हरियाणा क्यों नहीं सोच रहा है सर दिल्ली के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी ऑक्सीजन के विषय में माननीय खट्टर जी ने बताया आपको, और मैं इस पे भी रोशनी डाल दूं। कहीं ना कहीं विवादों में रहना चाहती दिल्ली सरकार, और ये विवादग्रस्त इतनी है क्योंकि ये दिल्ली की जनता को परिवार नहीं समझते, दिल्ली की जनता को जनता समझते हैं, और वो दलित जनता समझते हैं कि जिनका कोई मोल भाव ही नहीं है। अगर ये परिवार समझते होते तो कभी दिल्ली के लोगों पे संकट ही नहीं आए। देखिए बिल्कुल आपको बहुत 90%, 99% आपको बहुमत मिला है दिल्ली के अंदर, तो आपको एक परिवार समझना चाहिए उसको, और परिवार की तरह जनता के साथ काम भी करना चाहिए आपको। आप बिल्कुल हर जगह एलिगेशन लगा। देखिए इन्होंने ये एक बार नहीं बोला, जब ऑक्सीजन का टाइम चल रहा था कोरोना काल का, जब 5 टैंकर राजस्थान सरकार ने रोक लिए थे 5 दिन तक, तो इन्होंने किसी के मुंह से आवाज नहीं आई। इन लोगों ने फरीदाबाद हरियाणा टैंकर जाने थे, इन्होंने यहाँ पे 7 दिन रोक के रखे 8 दिन। तो ये नजफगढ़ स्टेशन पे तो इन्होंने एक बार किसी के इनकी जनता दिल्ली सरकार की किसी मंत्री के मुंह से आवाज नहीं आई। आज मुख्यमंत्री आज इस बात को आज इजहार करना पड़ा कि हरियाणा की ऑक्सीजन आपने क्यों रोकी। क्या इस चीज का जवाब नहीं दे पाया कि जब आप पे आपूर्ति पूरी हो चुकी थी, ओवर थी आप पे, आपने किस लालच से रोक रखी थी? क्योंकि आपकी फजीयत हो चुकी थी हाई कोर्ट के माध्यम से भी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी। मतलब भटनागर साहब ये तो बदला लेने वाली बात हो गई सर। वो ठीक है, आपने उन पर आरोप लगा दिया कि वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पड़ोसी राज्य है आप सोच लीजिए जनता के बारे में, आप पानी छोड़ देंगे, तो बदले वाली बात हो गई सर। उन्होंने अगर ऑक्सीजन रोकी तो अब आप पानी रोकेंगे, जनता का क्या होगा? बीच में जनता पिस रही है सर। मैं कह रहा हूँ ठीक है हरियाणा ने पानी रोक लिया, मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत करता हूँ। मैं आपने दिल्ली की जनता के लिए पानी को लेकर क्या योजना बनाई? हरियाणा सरकार ने ना तो कोई पानी रोका ना वो रोक सकती, क्योंकि यमुना नदी सीधी बहती है, पानी तो उसमें कोई रोक ही नहीं सकता, चलेगा। जब संकट गर्मी का आता है तो यूपी भी पानी देता है और हरियाणा भी पानी देता है और अपने स्तर पे पानी देता है, जो अनुबंध हुआ है उससे पानी देता है। इस लाख चिल्लाते रहेंगे। इन्होंने कितने लेटर दे दिए माननीय खट्टर जी को बता देंगे क्या? ये हाईकोर्ट तो जा रहे हैं मगर पड़ोसी राज्य से बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये सवाल आपने वाजिब उठाया है, इसलिए त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं त्यागी साहब पानी के संकट को लेकर। आपको आपके पड़ोसी राज्य हैं, आप बात करते तो क्या पता बात करने से ही चीजें सही हो जाती, आपको कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। हम पिछले 7 साल से ये देख रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी जरिए से हम लोगों को तंग करने के लिए, दिल्ली की सरकार को तंग करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को तंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। चाहे वो पानी लेट छोड़ना, आप ये सोचिए कि क्या आप ये तो सोच रहे कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि आपने पानी टाइम से क्यों नहीं छोड़ा। आप ये नहीं सोच रहे कि जो है राजनीति से ऊपर भी जनता है, वो जनता परेशान होगी। अगर आप इतने ही समझ थी आप लोगों के अंदर तो क्यों नहीं छोड़ दिया पानी उस टाइम पे? क्यों हमें जरूर पड़ा वहां जाने का? दूसरी बात एक और भी है कि इस पे फिर वो राजनीति गर्माते, इस वजह से हमने सोचा कि
इसको पहले ये इसका जो सॉल्यूशन है वो यही निकलेगा, क्योंकि हमें तो हर छोटे छोटे जनता से जुड़े मुद्दे के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। हमें ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये मैं आऊंगी भटनागर साहब आपके पास, मैं आऊंगी सर। इसकी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि ये सिद्ध करे कि अरविंद केजरीवाल जी एक विफल सीएम है, और जनता की हमेशा ये कोशिश है कि वो ये सिद्ध करें कि अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत अगर अच्छे आप अरविंद चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की सफलता बताना चाहते हैं त्यागी साहब, तो आप मुझे एक बार बस इस बात का जवाब, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, आपने नहीं दिया। जो यमुना में सफेद झाग जहरीले दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए क्या किया है अभी तक केजरीवाल सरकार ने? वो क्यों साफ नहीं हुए हैं अभी तक? मैंने दिया, मैंने इसका जवाब ये है कि हर एक छोटी से छोटी फाइल, हर एक छोटा से छोटा कागज दिल्ली में एलजी के पास जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कुछ फैसले ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकते हैं जो दिल्ली सरकार भी ले सके, या सारे जो एक चुनी हुई सरकार है जो 90% सीटों के साथ में दिल्ली में बैठी हुई है, और इनकी अपनी सरकार की सुनिए, यूपी में डॉक्टर्स त्राही माम कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जान दी, जिन लोगों ने बिना ऑक्सीजन के, कम ऑक्सीजन के काम किया यूपी में। मैं माफी चाहूंगी भटनागर साहब आपसे, मैं आ नहीं सकी आपके पास, लेकिन दोबारा अगर इस मुद्दे पर बात हुई तो आपकी बात भी जरूर सुनेंगे। लेकिन अभी के फिलहाल समय की कमी है, इसलिए खत्म करना पड़ेगा अभी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।